उसमें से अल्फा और बीटा में से कौन ज्यादा स्टेबल है? बीटा ज्यादा स्टेबल। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं। ये वही शुगर है जो हम घरों में भी यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। इसको दो हिस्से में पढ़ेंगे, मतलब पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ शुगर के बारे में। क्या है कि अगर हम C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस करवा दें, इसका स्पेसिफिक रोटेशन है +65 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो 1 मोल ग्लूकोज का बनता है, ये है D प्लस ग्लूकोज। और आपको तो पता है कि वाटर सॉल्यूशन में ये अल्फा या बीटा साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहेगा, और इसका एवरेज स्पेसिफिक रोटेशन है +52.5 डिग्री। ठीक है ना? और साथ में 1 मोल बनता है C6H12O6, ये है D माइनस फ्रक्टोज का, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन है -92 डिग्री के आसपास है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर है वो लेवो रोटेटरी हो गया। क्यों? जबकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। तो किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर का लेवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाना इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। और इस प्रोडक्ट मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, या इन्वर्टेड शुगर बोलते हैं। ठीक है ना? तो कन्वर्जन ऑफ ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर इनटू लेवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिक्सचर इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है? जेईई मेन में इसी बार एक क्वेश्चन आया था, इसी पर एकदम इसी पॉइंट पर आया था कि इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं। स्टेटमेंट से 2-3-4 स्टेटमेंट से करेक्ट कौन सा ये पूछा था, तो उन्होंने वही करेक्ट स्टेटमेंट वही था कि बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर इज कन्वर्टेड टू लेवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिक्सचर। ठीक है ना? नोट करो इसको। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अपने को तो ये पता लगी गया कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, और उस डाइसैकेराइड में एक यूनिट ग्लूकोज की है D प्लस ग्लूकोज की, और दूसरी यूनिट जो है वो D माइनस फ्रक्टोज की है। ठीक है ना? तो ग्लूकोज की जो यूनिट है वो अल्फा यूनिट है। ठीक है ना? अल्फा D प्लस ग्लूकोज, यह है अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है ना? आपको तो पता है ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 2 पर OH नीचे, 3 पर OH ऊपर, 4 पर OH नीचे, 5 पर OH नहीं होता, CH2OH होता है जो कार्बन नंबर 6 है। ठीक है ना? इधर O नीचे, ठीक है ना? लेकिन फ्रक्टोज भी बनाओ। फ्रक्टोज का हैवार स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बीटा D माइनस फ्रक्टोज होता है। ये कार्बन नंबर 2 है, 3, 4, 5। 3 पर OH ऊपर होता है, 4 पर OH नीचे होता है, 5 पर CH2OH है जो कार्बन नंबर 6 है। ये खाली जगह जो है वो हाइड्रोजन से आप जानते हो। यहां पर CH2OH नीचे है जो कार्बन नंबर 1 है, और OH ऊपर है, और इसका OH और इसका OH मिलकर आपस में H2O निकालकर एक बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ये एक तरह का एसिटल लिंक है। एसिटल हम तब बोलते हैं जब एक ही कार्बन पर 2 ईथर लिंक हो। तो
ठीक है। तो देखो इस कार्बन पर इधर O है और इधर O है, इस पर भी वही है। तो एक ही कार्बन पर जब दो ईथर के बॉन्ड बने हो तो हम ऐसे लिंक को एसिटल लिंक बोलते हैं। ये एक एसिटल लिंक है, इसका पूरा एड्रेस ऐसे है, ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट और ये है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज यूनिट, ठीक है ना। तो इसका नाम है 1,2 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो पहली यूनिट है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और एड्रेस क्या है 1 और 2। इसको कई बार ऐसे भी बनाते हैं, देखो मैंने आपको फ्रक्टोज की एक स्ट्रक्चर ऐसे बताया था जिसमें मैंने पूरी रिंग को पलट दिया था, याद है आपको, ठीक है ना। तो कोई ऐसे भी बनाता है, कई बार एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही बना रखा है जैसे अब मैं बनाने जा रहा हूं। यहां पर है OH, OH, OH और CH2OH, ठीक है ना। इसको पूरी स्ट्रक्चर को पलट दो, फ्रक्टोज वाली स्ट्रक्चर को, क्यों बेटे, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे रिवर्ट कर दो। कार्बन नंबर 2 इधर आ जाएगा जिस पर CH2OH ऊपर हो जाएगा और यहां पर कार्बन नंबर 1 है। इन दोनों का ऑक्सीजन जो है, इन दोनों का OH का एक H2O निकल गया और बॉन्ड बन गया। पूरा का पूरा सिस्टम पलट चुका है। ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तो उसके साथ आएगा। यहाँ OH नीचे, यहाँ OH ऊपर, यहाँ पर CH2OH होगा, ये एक्चुअली कार्बन नंबर 6 होगा। ये जगह हाइड्रोजन से भरी जाएगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देख रहे हो। तो ऐसे अगर नीचे की ओर से अगर कोई ग्लाइकोसाइडिक लिंक जाए तो उसको अल्फा लिंक बोलते हैं। दिस इज 1,2 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मुझे एक बात बताओ, सुक्रोज में एक यूनिट ग्लूकोज की है, एक यूनिट फ्रक्टोज की है और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और ये दोनों ही मेन कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंक में इन्वॉल्व है। क्यों? जब भी कभी ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट होगा जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंक में इन्वॉल्व होंगे तो हम ऐसे शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है ना। याद है मैंने जब टेबल बनवाया था तो एक जगह खाली छोड़ रखी थी, मैंने कहा था ना कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर को स्ट्रक्चर देखकर बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, अभी एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर वहां जाके उसको भरेंगे। मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर देखकर हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचानना है। तो जब कभी मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किसी भी एक यूनिट पर फ्री हो और ग्लाइकोसाइडिक लिंक में शामिल ना हो तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन रिड्यूसिंग शुगर तब बोलते हैं तो क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन होगा और ये टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही यूनिट पर या दो से अधिक यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स पर मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंक में शामिल है, इंगेज्ड है और वो फ्री नहीं है तो हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। और दूसरे एग्जांपल भी लेते हैं। लैक्टोज हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन लैक्टोज इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग को चेक कर सकें, और माल्टोज भी। तो पहले हम पढ़ेंगे माल्टोज, ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर। ठीक है ना। माल्ट यू अंडरस्टैंड, माल्ट वो व्हीट से बनता है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है ना। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, एंजाइम, सभी केसेस में एंजाइम प्रेजेंट होता ही है, तो एंजाइम की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो C6H12O6 और C6H12O6 दो यूनिट्स बनती हैं और दोनों ही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है।
ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, स्ट्रक्चर देख लो। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4 और ये 5 है। कार्बन नंबर 2 पर OH नीचे, कार्बन नंबर 3 पर OH ऊपर, कार्बन नंबर 4 पर OH नीचे, कार्बन नंबर 5 पर OH नहीं आता लेकिन CH2OH आता है, ठीक है ना। एक यूनिट और बना रहा हूं मैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की एक यूनिट और बनवा रहा हूं। ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 2 पर OH नीचे, 3 पर OH ऊपर, 4 पर OH नीचे, 5 पर है CH2OH जो एक्चुअली कार्बन नंबर 6 है। 1 पर यहाँ OH रहता है और यहाँ 1 और 4 के बीच में ये OH जो है ना, ये जो है ये वाली यूनिट 4 नंबर और 1 नंबर ये जो है ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंक का एड्रेस बताओ क्या है, बोलो। 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बात समझ में आ रही है। ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट और ये भी है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। जब स्टार्च ब्रेक होता है ना, स्टार्च में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स लगी होती हैं, ऐसे ही 1,4 अल्फा लिंक होता है लंबा, बहुत मतलब 100 से लेके 1000 तक की ग्लूकोज यूनिट्स की चेन बनाई जा सकती है। और जब वो ब्रेक होता है तो ब्रेक होकर पहले वो माल्टोज बनाता है और माल्टोज ब्रेक होता है तो ग्लूकोज बनाता है और उसके ब्रेक होने के बाद एनर्जी CO2 H2O ये सब। बात समझ में आई। तो माल्टोज इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और आपको तो पता है कि जब एक बार आप पानी में इसको डालोगे तो अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं रह सकते, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यूनिट पर एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ऐसा है जो फ्री है और ग्लाइकोसाइडिक लिंक में शामिल नहीं है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। जबकि हमने देखा था कि सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, ठीक है ना। इसी तरह लैक्टोज का देख लो, लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। हाँ बेटा, हाँ एक बार फिर से बताता हूं। ये डाइसैकेराइड है, 2 यूनिट्स है, दोनों यूनिट्स में मेन फंक्शनल कार्बन कौन सा है? 1 नंबर कार्बन ही मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसमें भी और उसमें भी। अगर दोनों 1,1 या दोनों मेन फंक्शनल कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंक में शामिल हो जाएं तो नॉन रिड्यूसिंग, और अगर कोई एक फ्री रह जाए और ग्लाइकोसाइडिक लिंक में शामिल ना हो तो रिड्यूसिंग शुगर। बात समझ में आई। लैक्टोज का देख लो, फॉर्मूला वही है C12H22O11। अगर आप हाइड्रोलाइज कर दोगे तो C6H12O6, इसका नाम है गैलेक्टोज, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, और ये है C6H12O6 बीटा डी प्लस ग्लूकोज। एक बार ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जिक्र करते समय मैंने बताया था कि ये C4AP मर्स हैं, याद है ना। यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। अब जरा देखो इसकी स्ट्रक्चर। पहले मैं डी प्लस गैलेक्टोज यूनिट बना रहा हूं, डी प्लस गैलेक्टोज यूनिट। ठीक है ना। ये 2 पर OH नीचे, 3 पर OH ऊपर और 4 पर भी OH ऊपर गैलेक्टोज में। यही ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस है। ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, यहां हाइड्रोजन्स है जहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बीटा फॉर्म में 1 का OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। एक ग्लूकोज यूनिट बना रहा हूं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट।
ये कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5, 1 पर OH नीचे, 2 पर OH नीचे, सॉरी 3 पर OH ऊपर, 4 पर OH नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंक बन जाता है, ठीक है ना। 5 पर CH2OH है, जो एक्चुअली कार्बन नंबर 6 है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बीटा में कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर होता है। अब आप देखें इस ग्लाइकोसाइडिक लिंक का एड्रेस क्या है, बोलो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ध्यान रखना, अल्फा इस मैनर में आता है और बीटा इस मैनर में जाता है, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे चलती जाती है चेन, ठीक है ना। दिस इज 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग? ये भी लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों भाई? क्योंकि एक यूनिट पर कार्बन नंबर 1 फ्री है और ग्लाइकोसाइडिक लिंक में शामिल नहीं है। सो बाय सीइंग द स्ट्रक्चर यू कैन डिसाइड वेदर द डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। इफ मेन फंक्शनल कार्बन्स आर एंगेज्ड इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड नॉट फ्री एट एनी यूनिट, then sugar will be non-reducing. And if at least one main functional carbon is free and not involved in glycosidic linkage, then the sugar will be reducing sugar. ठीक है ना। यही बात हम उस जगह पे जाके लिख लेंगे। क्लासिफिकेशन के समय हम लोगों ने एक जगह छोड़ रखी है, याद है आपको? प्लीज राइट ए क्वेश्चन। Although fructose is a ketone, but it gives Tollens reagent test of aldehydes. Explain why. एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली क्या है, जो फ्रक्टोज है ना, वो है तो कीटोन, बिल्कुल सही बात, लेकिन इसके अल्फा पोर्शन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है। अब जरा देखो, ये इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, देख लो, ये वाला H निकल के यहां आ जाएगा और टॉलेंस रिएजेंट में बेसिक मीडियम होता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? AgNO3 NH4OH। तो बेसिक मीडियम में ये H टॉटोमेरिज्म के द्वारा यहां आ जाएगा। तब क्या सीन बनेगा बोलो? ये OH है और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, और बाकी यहां पर तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ नहीं। ठीक है ना। दिस इज इनोलाइजेशन, दिस इज इनोलाइजेशन एंड दिस इज इनॉल फॉर्म एंड दिस वन इज कीटो फॉर्म। लेकिन आप देखो कि जब ये H यहां से यहां आया था तो इनॉल बन गया, ये H वापस चला जाएगा तो कीटो बन जाएगा। लेकिन जिस समय इस H को वापस जाने की अपॉर्चुनिटी है, इस H को इधर आने की अपॉर्चुनिटी है। क्यों? इसलिए अगर ऊपर वाले OH ग्रुप का H टॉटोमेरिज्म में शामिल हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? ये एल्डिहाइडिक फॉर्म हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर H इधर से भी हो सकता है, क्यों? इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। क्या कहते हो? ये है ग्लूकोज, ये मैंने गलत कर दिया ना, हाँ ठीक है, ये ग्लूकोज है ना, ये डी ग्लूकोज है। लेकिन साथ में इसमें H इधर भी आ सकता है भाई। जब ये एक sp2 है और अब कायरल होने वाला है तो दोनों ओर से दोनों कन्फिगरेशन हो सकता है। तो ये है मैनोज, और ये दोनों एल्डिहाइड फॉर्म्स हैं। अब मुझे बताओ, although fructose is a ketone, but in basic medium it has equilibrium, it remains in equilibrium with its aldehydic forms, and because it is present with aldehydes, that's why on reaction with Tollens reagent it gives black precipitate. क्या?
टॉलेंस का टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो सारे ऐसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जिनमें अल्फा पोजीशन टर्मिनल पोजीशन हो, मैंने एक बार आपको सिखाया था कि अगर OH और C डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो ये अपनी पोजीशंस को रिप्लेस करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में भी थ्रू इनोलाइजेशन। ये वही केस है, ठीक है ना। और अगर टर्मिनल पोजीशन अल्फा पोजीशन है और वहां OH लगा हुआ है तो OH और C डबल बॉन्ड अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते रहते हैं और इस चक्कर में एल्डिहाइड बनता रहता है। बताओ, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर्स है, कौन से कार्बन पे डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन में? 2 पर, इसलिए C2 एपीमर्स है। क्यों? दे आर C2 एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? जब किसी एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो और वो कार्बन एनोमेरिक कार्बन ना हो। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? जिस पर एक ईथर भी हो और एक OH ग्रुप भी लगा हो, ठीक है ना। हेमी एसिटल कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। अगर एनोमेरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो तो क्या बोलते हैं? एनोमर्स, ठीक है। एक चीज आपको दिखा दूं। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं जेई के। पहले जरा स्टार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च इज द मिक्सचर ऑफ 2 polysaccharides and they are amylose and amylopectin. Starch is the mixture of 2 polysaccharides, amylose and amylopectin, and in natural starch amylopectin is almost 80% and amylose is almost 20%. ये 80 to 85%, ये 20 से 15%, ठीक है ना, नेचुरल स्टार्च में, ठीक है। अमाइलोज का क्या है? अमाइलोज एक लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स 100 to 1000 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज and amylose is linear, flexible, water soluble. जबकि एमाइलोपेक्टिन में क्या है? अमाइलोपेक्टिन जो है ना वो क्रॉस लिंक्ड है। अमाइलोपेक्टिन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लाइकोसाइडिक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जो लिंक्स हैं वो उसमें भी वही है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और लेकिन साथ में इसमें बीच में 1,6 क्रॉस लिंक भी है। ये भी एक तरह का ग्लाइकोसाइडिक लिंक है जिसकी वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है ना। इन्हीं के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की। पहले एमाइलोज बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। ऐसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है। प्लीज ड्रॉ विद मी, कम ऑन। ये है OH नीचे, फिर OH ऊपर, ये लिंक है इधर, ये ऐसे है, देखो भाई, क्यों? यहां पर भी ऐसे OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर ये है CH2OH, ये लिंक है 1,4 लिंक है, ये 1,4 लिंक है, क्यों? 1 और 4 पर लिंक है, और इधर की ओर ऐसे लंबी चेन चल रही है।
ठीक है ना। तो ये है माइलोज, इसका स्ट्रक्चर है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ठीक है ना। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन ऐसे ही होता है, इसमें भी ऐसे ही 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक के साथ ऐसे बनता जा रहा है। इसमें भी ग्लूकोज की यूनिट होती हैं, ठीक है ना। दूसरी लाइन भी चल रही है, इसमें भी देख लो OH, यहां पर क्या होता है ना, इसमें भी ऐसे चल रहा है। इसमें ऐसे होता है कि ये ऐसे लिंक ऐसे चल रहा है आगे, ये आगे बढ़ता जा रहा है, बीच बीच में ये 1,6 लिंक बन जाता है ऐसे। तो इसमें एक तो ये 1,4 चल रहा है, क्यों 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और एक ये है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये क्रॉस लिंक है। ये जो है ना, ये क्रॉस लिंक है, और इसी वजह से इसमें हार्डनेस होती है, और इसी वजह से वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो 1 और 6 के बीच में एक क्रॉस लिंक भी बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सेलुलोज जो है ना, ये बीटा ग्लूकोज का एक लीनियर पॉलीमर है, और इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है वो 1,4 बीटा लिंक है, ठीक है ना। तो सेलुलोज देख लो ऐसे, इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। इसमें भी वही है, 2 पर 3 पर, और ये लंबी चेन बन रही है। यहां देख लो, यहां 1,4 कार्बन नंबर 1 और 4 पर ऐसे लिंक लगा हुआ है, ठीक है ना। 2 पर OH नीचे, 3 पर OH ऊपर, 4 पर OH नीचे होता है लेकिन वो लिंक में शामिल है, और 5 पर CH2OH है जो कार्बन नंबर 6 है एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, ये सेलुलोज की लंबी चेन है, ठीक है, एंड इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और इस लिंक का नाम क्या है बोलो? 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेलुलोज को ब्रेक करके उससे ग्लूकोज निकालने वाले जो एंजाइम्स हैं वो ह्यूमन स्टमक में नहीं पाए जाते, वो एनिमल्स के, कुछ एनिमल्स के स्टमक में पाए जाते हैं, तो वो लोग उससे ग्लूकोज पा जाते हैं, ठीक है, नोट करो। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स
रिड्यूसिंग और shows mutar rotation. जैसे ग्लूकोज रिड्यूसिंग है और म्यूटर रोटेशन शो करता है। अगर कट कर दोगे नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है भाई। फ्रक्टोज बोलो, रिड्यूसिंग है और म्यूटर रोटेशन शो करता है। मैनोज जो हमने पढ़ा है, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइडिक हो या कीटोनिक हो। ठीक है ना। सुक्रोज के लिए बताओ, नॉन रिड्यूसिंग, नो म्यूटर रोटेशन। माल्टोज बोलो, रिड्यूसिंग है, म्यूटर रोटेशन भी शो करता है। लैक्टोज रिड्यूसिंग है, म्यूटर रोटेशन शो करता है। स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग, नो म्यूटर रोटेशन। सेलुलोज नॉन रिड्यूसिंग, नो म्यूटर रोटेशन। ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग है वही म्यूटर रोटेशन शो करते हैं, जो रिड्यूसिंग नहीं है वो म्यूटर रोटेशन भी शो नहीं करते। नोट करो। रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। अगर मान लो कोई एल्डोज है, कोई भी एल्डोज है, इट इज एनी एल्डोज। एल्डोज यू अंडरस्टैंड, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कार्बन का नंबर इतना। तो अगर इसकी रिएक्शन Br2 वाटर से की जाए तो ये ऑक्सीडेशन है और CHO का बन जाएगा COOH। और इसका नाम होगा एल्डोनिक एसिड। अगर इसी का रिएक्शन HNO3 से कर दे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऊपर और नीचे वाले ग्रुप्स को COOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। तब इसका नाम होगा, जनरल नेम होगा एल्डरिक एसिड। जैसे ग्लूकोज के लिए करके बताइए। मान लीजिए ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में क्या है, ये 4 है, क्यों? तो दोनों रिएक्शंस करके बताएं। Br2 वाटर ले लो और HNO3 ले लो। तो Br2 वाटर में ग्लूकोनिक एसिड, नाम है ग्लूकोनिक एसिड, और इसमें ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लूकैरिक एसिड भी बोल सकते हैं, सैकरिक एसिड इसका नाम। अंडरस्टूड? सो in presence of strong oxidizing agent, both top and bottom groups will be oxidized to acid. जो रिएक्शंस है वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट के लिए भी वैसे ही होती है, ठीक है ना। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज खास तौर पर, जैसे कि अगर मान लो CHOH होल 4 CH2OH ले ले और इसका रिडक्शन करें HI से, तो आपको तो पता है कि HI जो है वो एल्केन में बदल देता है। तो इसमें N-हेक्सेन बन जाता है। तो N-हेक्सेन बनना इस बात का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज के में 6 लीनियर कार्बन्स प्रेजेंट।
ठीक है ना। दूसरा, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH से करवाई जाए तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है, ठीक है ना, NOH। ग्लूकोज ऑक्साइम का बनना इस बात का इंडिकेशन है हाँ कि एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। तीसरा, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन HCN से करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन का बनना फिर से इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप तो है, ठीक है ना। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाए, एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सेस में लेकर, ये AC समझते हो ना, AC मतलब होता है COCH3 एसिटाइल ग्रुप, तो पेंटा एसिटेट बनता है OAC, जहां जहां OH है वहां वहां OAC लगा दो। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का बनना इस बात का एविडेंस है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस भी बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे ग्लूकोज की हो रही है। जैसे अगर सेलुलोज की रिएक्शन करवाई जाए एसिटिक एनहाइड्राइड से तो क्या होगा, एक बार बताता हूं उधर। ये 5 उसी सीरीज में 5th एग्जांपल है। मान लो सेलुलोज अभी बनाया था ना मैंने, याद है आपको क्या? ठीक है ना, दिस इज सेलुलोज, ये लंबी चेन है, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक है। ये लंबी चेन चली और ये, ठीक है ना। फिलहाल मैंने 3 यूनिट शो कर दिया, वैसे तो इसमें बड़ी लंबी यूनिट्स होती हैं। अगर मान लो इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस में करवा दी जाए तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? सभी OH की जगह OAC आ जाएगा, जैसा ग्लूकोज के साथ इसका रिएक्शन था। तो लिख देता हूं मैं, यहां OAC, OAC, ये लंबी चेन है, CH2OAC, ये OAC, OAC, CH2OAC, ऐसे हो जाएगा ये, क्यों लंबी चेन हो जाएगी? ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, 2008 में आया था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे बोला था, यहाँ सेलुलोज की स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी, सेलुलोज ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विल गिव, फिर 4 ऑप्शन में ऐसी स्ट्रक्चर्स बना के कहीं कहीं OAC, कहीं कहीं जैसे यहाँ CH2OAC लिख दिया, यहाँ OH ही रखा, कहीं उन्होंने अल्फा लिंक बना दिया एक जगह। 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट था, बाकी इनकरेक्ट थे, लेकिन देखने में सारे एक जैसे लग रहे थे, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात या नोट करो? बायोमोलिक्यूल्स की शीट आपको नहीं मिली क्या? एक और ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन इज यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जरा देखो, मैंने आपको एक बार बताया था कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ये जो नीचे के 3 कायरल सेंटर्स हैं उनमें रिस्पेक्टिवली कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। क्यों? कार्बन नंबर 3
कार्बन नंबर 3 पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्फिग्रेशन सेम है L, कार्बन नंबर 4 पर दोनों में D, कार्बन नंबर 5 पर भी दोनों में D। इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे आज। NH2NH-PH लिया है, यह है फिनाइल हाइड्रोजीन। तो आपको तो पता है ये H2O निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा NH-PH। ठीक है ना। ये है मोनोग्लूकोसाजोन या ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। इसके बाद फिर NH2NH-PH का एक और मॉलिक्यूल, इसमें से एनिलीन और अमोनिया बाहर निकालकर इस कार्बन नंबर 2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां तो यही है NH-PH और ये बन गया C डबल बॉन्ड O। और ये जो कार्बन हैं, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये तो डिस्टर्ब हुए नहीं, ठीक है ना। और फिर जो तीसरा मॉलिक्यूल है NH2NH-PH का, ये इसको फिर C डबल बॉन्ड N NH-PH बना लेता है। तो इस तरह से हमें मिला ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोसाजोन, ठीक है ना। फ्रक्टोज का जो ओसाजोन है वो भी यही है, ग्लूकोज का ओसाजोन और फ्रक्टोज का ओसाजोन आइडेंटिकल है। जरा देखो कैसे। ओसाजोन ऑफ फ्रक्टोज, ओसाजोन ऑफ फ्रक्टोज is same as that of glucose. Why? Due to same reason, because last 3 chiral centers are respectively having same configurations. ठीक है ना। जरा देखते हैं। देख लो, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 3 पर वही कन्फिग्रेशन है जो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 पर था, इस तरह 4 पर और 5 पर भी, ठीक है ना। तो ये है फ्रक्टोज। अब जरा बनाओ NH2NH-PH से बनाओ, तो क्या बन जाएगा? फिर क्या हुआ भाई? फिर NH2NH-PH का एक मोल कार्बन नंबर 1 को ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों? तो अमोनिया बाहर, एनिलीन बाहर, और अब ये बन गया CHO। ठीक है ना। अब NH2NH-PH का तीसरा मोल, इसको भी ऐसे ट्रीट कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कर लो इसको। तो दिस इज ओसाजोन ऑफ फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि एक्सप्लेन व्हाई द ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइडेंटिकल। बता दोगे इसको? कोई डाउट तो नहीं है?